हेलो गाइज, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज मैंने सोचा कि अभी 5 बज चुके हैं और अपने डेली के स्टेप्स कंप्लीट करते करते आपको मैं थोड़ा सा इंटेल वर्सेस एएमडी वाले सिचुएशन में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। लास्ट टाइम अगर याद हो, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एएमडी वर्सेस इंटेल की बात की थी, लेकिन मैंने वो बात की थी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, जो उनके अनाउंसमेंट्स थी या फिर लीक्स के ऊपर मैंने सारी कहानी आपको बताई थी। तो अब लेकिन रिव्यूज़ आ चुके हैं, हमने भी 1-2 रिव्यूज़ कर दिए या कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज खर्चने तो आपने, मैं तो दोनों टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक ही परचेज़ करना है। कौन सा परचेज़ आपके लिए सही होगा, कौन सा गलत होगा, सबके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। Ryzen 7000 सीरीज़ के साथ एक प्रॉब्लम क्या चल रही है कि उनकी सेल्स जो अभी तक हमें खबरें मिली है उसके अकॉर्डिंगली स्लो है, मतलब उतने नहीं अच्छी तरह बिक रहे जितने एक्सपेक्टेड था। और अगर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, वहाँ पे उन्होंने जो फिगर्स दिखाए हैं वहाँ पे 13 जनरेशन Ryzen के मुकाबले ज़्यादा बिक रहे हैं। एक उसका रीज़न क्या है, एक तो मदरबोर्ड प्राइसेस है। इंटेल के प्रोसेसर्स सस्ते हैं और सबसे बड़ी बात, इंटेल के प्रोसेसर्स बेटर है, स्पेशली द i5 एंड द i7। तो इस वीडियो में मैं एक समरी के रूप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। कौन से प्रोसेसर्स में क्या कंडीशन चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनका परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है, मदरबोर्ड का क्या हाल है, रैम का क्या हाल है, सबके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एक लेक्चर से। लेट्स गो। तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग क्लास में बात करेंगे AMD वर्सेस इंटेल के प्राइसेस की। तो हमारे सामने जैसे आप चार्ट देख रहे हैं, हमारे पास है Ryzen 5 वर्सेस i5, Ryzen 7 वर्सेस i5, R9 वर्सेस आई डोंट नो व्हाट, और R9 वर्सेस i9। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली हमारे Ryzen 5 के प्राइसेस की। और Ryzen 5 के जो मुझे अभी तक प्राइसेस दिखे हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 28K या 28,000 रुपीज़ का, इसके ऊपर नीचे हो सकता है। i5 टेक्निकली उससे कम्पीट कर, लेकिन इसका जो मुझे प्राइस मिला है वो मिला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 32,000 तक। और अगर मैं गलत नहीं, कुछ जगह पे शायद 31,000 में भी बिक रहा है। 7700X दूसरी तरफ हमारा बिक रहा है अप्रॉक्सीमेटली 38,000 के करीब। 13700 के जो i7 3700 के जो टेक्निकली R7 से कम्पीट कर रहा है, उसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 41,000 रुपीज़। अब हमारे पास Ryzen 9 7900 के सामने इंटेल का कोई प्रोसेसर ही नहीं है। इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली वो है 52,000 के करीब। ये मतलब ऑनलाइन प्राइसेस मैंने चेक किए थे। 7950X का जो प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 66,000 रुपीज़। 3900 के टेक्निकली सस्ता है एट अ प्राइस ऑफ 59,000 या फिर कह लो 60,000 रुपीज़। देखो भाई, ये तो जो है ये सिर्फ है CPU ओनली प्राइसेस, लाइक लिटरली आपको इसके लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4,000 रुपये में हम आराम से लाइक है ना एक SSD खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे जो डिफरेंस है 6,000 का, इस लेवल पे जाके इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज इतना ऑलरेडी हाई एंड प्रोसेसर है। सारी बात आ जाती है कि भाई इस प्राइसिंग को कंपनी जस्टिफाई कैसे कर रही है विद द परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं वर्ड भूल गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता कौन कर रहा है, वो एक्चुअली कर रहा है AMD, एंड उसका रीज़न मैं बताता हूँ अगले टॉपिक पे। अच्छा, मैं क्या करने वाला था, हाँ, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो, अब जैसे मैंने बताया प्राइसिंग AMD की इतनी सेंस नहीं बैठ रही इस जनरेशन में, और इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ टेक पावर अप के रिव्यूज़ को। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिव्यूज़ किए हुए हैं इन सारे प्रोसेसर्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं R5 वर्सेस i5 की। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एडिटिंग की, एनकोडिंग की, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह की, इन सब की बात करें। हमारा i5 13600 के Ryzen के R5 7600X से 15% फास्ट है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अब मल्टीपल गेम्स को है ना कंसिडर करूँगा, एवरेज निकालते ना, तो i5 लीड पे है 8% के मुकाबले। मेरे ख्याल से जो R5 है उसका प्राइस यहाँ पे ज़रूर कम होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली मैं कहता हूँ कि 25,000 24,000 अगर उसका टारगेट प्राइस होता है, यानी पुराने 5600X जितना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। सेम चीज़ शुरू होती है i7 वर्सेस R7 की, यानी 7700X वर्सेस 13700K की। एप्लीकेशंस, एडिटिंग वगैरह, इन सब में आपको 15% डिफरेंस, मतलब 15% फास्टर है आपका i7। 1080p गेमिंग करने वाले हो तो i7 ऑलमोस्ट 8% फास्ट है। अगर आप 2K गेमिंग करने वाले हो तो i7 5% फास्ट है। दूसरी तरफ अगर हम लोग 7900X की बात करें, जो अकेला बैठा हुआ है अपने वो 50,000 के प्राइस रेंज में, ना उससे कोई कम्पीट कर रहा है ना कुछ है। रीज़न बताता क्यों, बिकॉज 13700 के i7 13700 के Ryzen 9 7900X को कम्पीट कर रहा है, लाइक उसका 1-2% फास्ट या डिफरेंस रहेगा हम दोनों के बीच में। तो मैं क्यों 10,000 रुपये R9 के लिए खर्च करूँ जब मुझे सेम परफॉर्मेंस मतलब i7 में मिल रही है। अब बात करते हैं हमारे फ्लैगशिप प्रोसेसर्स की, और वो है हमारा i9 3900K वर्सेस द 59
नॉट सॉरी 5950X नहीं 7950X। i9 फास्ट है कंपेयर टू द 7950X। जब हम लोग बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट का एवरेज निकालते हैं वो मुश्किल से 3-4% ही है, लेकिन वो डिफरेंस मैटर करता है जब हम लोग बात करें टॉप डॉग्स की, फ्लैगशिप्स की। गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों की सिमिलर है, मैं सर बताऊँ दोनों में मुश्किल से 5-4% का डिफरेंस है। वो मैटर नहीं करता बिकॉज जो पर्सन ये प्रोसेसर्स खरीद रहा है उनके पास ऑब्वियसली 3090, 4080 या 4090 जैसे कार्ड्स होने वाले हैं और वो मोस्ट प्रॉब्ली 2K या 4K गेमिंग को प्रेफर करेंगे। तो उस केस में ये परफॉर्मेंस डिफरेंस मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। अब भाई ये देखो, ऐसा थोड़ी है कि 13 जनरेशन और 7000 सीरीज आ गए तो बाकी सारे प्रोसेसर एग्जिस्ट करना बंद करे। अभी भी मार्केट में आप 5000 सीरीज खरीद सकते हो, अभी भी जाकर 12th जनरेशन खरीद सकते हो। और देखा जाए तो AMD के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप है ना महंगे सिस्टम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और सिर्फ आप गेमिंग करने वाले हो। मैं स्पेसिफिकली याद रहा हूँ सिर्फ गेमिंग करने वाले हो, एंड वो है Ryzen का 7 5800X 3D, जिसमें है 3D V-Cache ऑप्शन AMD का, और वो गेमिंग मॉन्स्टर है एक किस्म से। 12900K 3900K के साथ ऑलमोस्ट कंपीटिंग परफॉर्मेंस दे रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹35,000। 3600 Ryzen 5 3600 से अपग्रेड करें, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उन लोगों के लिए जिनको लेटेस्ट भी चाहिए, ग्रेटेस्ट भी चाहिए और फ्यूचर प्रूफिंग वगैरह नाम की कोई चीज़ भी चाहिए, तो उनके लिए 5800X 3D सही ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा ऊपर करना। देखा जाए तो इन जो दोनों प्रोसेसर है, मतलब मैं एक की बात नहीं कर रहा, दोनों के साथ एक और प्रॉब्लम है और वो है हीट और पावर का। Ryzen 7000 सीरीज के साथ उन्होंने कहा है कि 95 डिग्री इज अ न्यू नॉर्मल। आपके जो प्रोसेसर है Ryzen 7000 सीरीज वाले, वो 7000 डिग्रीज बोल रहा है तब तक वो बूस्ट करते रहेंगे जब तक उनका टेम्परेचर 95 डिग्री ना हो जाए। उसका रीज़न क्या है? ताकि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल सके, जो थोड़ा सा डरावना है सुनने में, सच बताऊं तो, बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैं आपको एक थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। 7600X आया हुआ है मेरे पास रिव्यू के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो थ्रॉटल कर रहा है कि वो अपने इंटेंडेड बिहेवियर के साथ काम कर रहा है। मतलब वो 95 डिग्री जा रहा है लेकिन मुझे परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो लिटरली परफॉर्मेंस 95 डिग्री पे जाने की वजह से लूज़ कर रहा है कि क्या वो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है और वो 95 पे ही होना चाहिए। आप सुन के हैरान हो जाओगे। 360 मिलीमीटर लिक्विड कूलर्स के साथ 7600X जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 88 डिग्रीज जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है। इवन i9 3900K भी है ना, अगर आपने थोड़ा सा कूलर अच्छा लगा तो वो भी मुश्किल से 95 डिग्रीज जाता है। 7600X जो सिर्फ 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है वो 88 डिग्रीज 90 डिग्रीज जा रहा है, 94 डिग्रीज तक जा रहा है कुछ कंडीशंस में, तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चौकड़ी मारने के कितने तरीके होते हैं, सॉरी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। पावर कंजम्पशन में दोनों प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा ख़राब है सच बताऊं तो। Ryzen मतलब ऑब्वियसली इंटेल से कम पावर खींच रहा है। अगर 7950X की बात करें तो मैक्सिमम वो खींच रहा है 240 वाट 250 वाट, जहाँ पे हमारा 3900K है वो 350 वाट से शुरू होता है मल्टी कोर लोड्स की बात करें तो। आपको अप्रॉक्सीमेटली हर साल, अगर मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करूँ, i9 3900 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर आप हर रोज़ अपना कंप्यूटर 10 घंटे चलाते हैं। इस टाइप के ओनर्स के लिए तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा ज़रूर देता है कि पावर कॉस्ट भी किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं आपकी परचेज को। अगर R5 और i5 की बात करें तो R5 पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा लाइक ना पावर हंग्री हो गया। पहले जहाँ वो 65 वॉट्स खींचता था, अब वो जाके 100 वॉट खींच रहा है। वो बहुत बड़ा इंक्रीज है, लेकिन परफॉर्मेंस में इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो एफिशिएंसी टेक्निकली AMD की डाउन गई है मेरे ख्याल से कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। अब बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की, बिकॉज ओवरक्लॉकिंग में ना एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई है ना हम लोग B660 मदरबोर्ड क्यों खरीदे, बिकॉज उसमें हम लोग ओवरक्लॉकिंग नहीं करते। AMD में ओवरक्लॉकिंग फ्री मिल रही है आपको, हर मदरबोर्ड पे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। फालतू की बात है, रीज़न बताता हूँ क्यों। बिकॉज 7000 सीरीज़ को तो आप ओवरक्लॉक कर भी नहीं सकते। अगर आप मैनुअली ओवरक्लॉक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, नेगेटिव नंबर्स पे जाएगी, इंक्रीज नहीं होने वाली। तो उसको ऑटो ओवरक्लॉक छोड़ दो। ये समझ लो कि आप कोई भी 7000 सीरीज़ को अंटिलनेस आप लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करें ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। तो ये ओवरक्लॉकिंग वाला चक्कर भूल जाओ। आप 13 जनरेशन को ओवरक्लॉक कर सकते हैं ऑब्वियसली Z690 Z790 मदरबोर्ड्स के साथ। खासकर i5 अगर आप खरीदने वाले हो ना, प्लीज़ डू कंसिडर ओवरक्लॉकिंग इट, बिकॉज उसको ओवरक्लॉक करना आसान है, उसके थर्मल्स मतलब मैनेज करना आसान है। 360 मिलीमीटर कूलर के साथ आप अच्छा खासा ओवरक्लॉक कर सकते हो। ठीक है, रोक दो। Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the
बहुत दिन से स्कूटी भी साफ़ नहीं की थी, तो मैं सोचा स्कूटी भी साफ़ कर लेते और आपको बताते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न वाई AMD 7000 सीरीज़ इज़ नॉट सेलिंग वेल, आई गेस, मतलब मेरे ख्याल से। एंड उसका एक रीज़न है मदरबोर्ड प्राइसेस, या फिर आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो है प्लेटफॉर्म कॉस्ट। अब प्लेटफॉर्म कॉस्ट से मेरा मतलब ये है कि देखो, आप CPU अकेले तो परचेज़ करोगे नहीं, आप मदरबोर्ड परचेज़ करोगे, रैम परचेज़ करोगे उसके लिए, या फिर कूलर भी परचेज़ करोगे, वो भी प्लेटफॉर्म का पार्ट है। एंड AMD इस मामले में थोड़ा सा भी पीछे चल रहा है। सीरीज़ है उसमें B650 एंड X670 मदरबोर्ड्स हैं। X670 मदरबोर्ड्स उनके फ्लैगशिप चिपसेट है, बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे। आपको 40,000 35,000 के ऊपर ही मदरबोर्ड्स मिलने वाले, उससे सस्ते शायद ही कोई 1-2 मॉडल्स मिले। दूसरी तरफ B650 उन्होंने प्रॉमिस किया था कि $150 के नीचे मदरबोर्ड आएंगे। $130 उन्होंने कहा था शुरुआत हो जाएगी मदरबोर्ड्स की। $125 के आसपास आप समझ लो कि 8-9 हज़ार के आसपास आपको B650 मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है MSI का B650M मोटा वाईफाई। ये मदरबोर्ड अगर B550 सीरीज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब है ना 10,000 11-12,000 रुपये तक आ जाता था, लेकिन यहाँ पे ये मदरबोर्ड अप्रॉक्सीमेटली 23,500 रुपये का है। मोटार के लिए, माइक्रो ATX मदरबोर्ड के लिए मैं 23,500 क्यों खर्च करूँ? अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल है। B550 के मुकाबले B650, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और X670 तो अलग लेवल पे। अब ऐसा नहीं कि इंटेल के मदरबोर्ड्स भी बहुत सस्ते हैं, लेकिन इंटेल एटलीस्ट हैव द ऑप्शंस। उनके पास 3 ऑप्शंस है। आप B660 मदरबोर्ड्स खरीद सकते हैं, आप Z690 मदरबोर्ड्स खरीद सकते हैं, Z790 मदरबोर्ड्स खरीद सकते हैं। Z790 ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा लाइक है ना कैश ग्रैब ऑप्शन है, मतलब हाई एंड पे आ जाता है। वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से आपको जो B660 मदरबोर्ड मिल रहे हैं फॉर द प्राइस, वो B650 से बेटर है जब हम लोग बात करें, बिकॉज देयर इज ईजिली 6-7,000 रुपीज़ का डिफरेंस, और जो परफॉर्मेंस है लेवल की दोनों में, लाइक फीचर्स की बात करूँ, वो ऑलमोस्ट सेम है। मदरबोर्ड्स के अलावा अब बात करते हैं मेमोरी की। एंड प्लेटफॉर्म कॉस्ट में जैसे मैंने बताया, मेमोरी भी एक पार्ट है। AMD में सिर्फ DDR5 का ऑप्शन है, देयर इज़ नो DDR4 ऑप्शंस एट ऑल। मतलब अगर आप AM5 मदरबोर्ड पे अगर थोड़ा सा भी रैम पे पैसा बचाना चाहते हो, नहीं कर सकते। चांसेस है कि आपका जो मतलब 28,000 का प्रोसेसर 7600X, उसके लिए आपको मिनिमम भी है ना कम से कम 16-17 रुपये रैम पे खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको 32 GB 16 GB रैम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि DDR5 ऑप्शंस नहीं है। अगर DDR5 ऑप्शंस मार्केट में नहीं आएंगे, अगर सिर्फ DDR5 ओनली प्रोसेसर्स नहीं आएंगे, तो DDR5 के प्राइसेस जल्दी कम नहीं होने वाले। एंड सिंपल सी बात है, फ्यूचर ऑब्वियसली DDR5 का 14 जनरेशन जब लॉन्च होगा सिर्फ DDR5 होने वाला है। फिलहाल करंट सिचुएशन में वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है AMD के लिए। देयर इज ऑल्सो वन अनदर पॉइंट जो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है AMD के पास एक एडवांटेज है, वो है उनका फ्यूचर प्रूफ सॉकेट। फ्यूचर प्रूफ का मतलब ये है कि उन्होंने प्रॉमिस किया एटलीस्ट 2025 तक या 2024 तक आई गेस वो अपने AM5 सॉकेट को सपोर्ट करेंगे, यानी जो भी अपकमिंग प्रोसेसर्स होंगे Ryzen 8000 9000 वो उस सॉकेट पे फिट हो जाएंगे। इंटेल के साथ ये चीज़ नहीं होगी, बिकॉज उनका जो टिकटॉक स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर वो हर दूसरे जनरेशन पूरा सॉकेट चेंज कर देते हैं। 14 जनरेशन प्रोसेसर्स आएंगे, वो बिल्कुल दूसरे सॉकेट पे होंगे और उनके साथ Z790 Z690 मदरबोर्ड्स कंपैटिबल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ना अपना इतना ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंसिडर करके अपना AMD खरीद लो। मैं चीज़ बता दूं, जनरली प्रोसेसर अपग्रेड्स बहुत लेट आते हैं आपके PC साइकिल में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी प्रोसेसर खरीदा, चांसेस है कि आप 3-4 साल बाद जाकर उसको प्रोसेसर चेंज करें। अनलेस आप एक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट है ना, तब तक आप प्रोसेसर जल्दी नहीं चेंज करते, एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट। आप शायद अगर ना इंटेल अभी खरीद लेना 13 जनरेशन, चांसेस है कि जब तक आप अपग्रेड करेंगे तब तक 15 जनरेशन आ जाएगी, 16 जनरेशन आ जाएगी, तो वैसे भी आपको पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना ही पड़ता। जो आपकी अभी की रिक्वायरमेंट्स या अगले साल की रिक्वायरमेंट्स है उनको कंसिडर करो और उसके बेसिस पे डिसीजन सेलेक्ट करो। अब ये नहीं कह रहा कि Ryzen 7000 की वजह से मत खरीदो, Ryzen 7000 भी फ्यूचर प्रूफ हो सकते हैं, बस आपको अपनी अपग्रेड साइकिल को ध्यान पे रखते हुए काम करना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था इंटेल वर्सेस AMD का समरी फॉर द करंट कंडीशंस। ये तो सिर्फ अभी की बात है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। फ्यूचर में बहुत सारी अटकलें हम लोग लगा सकते हैं कि कैसे Ryzen X3D यानी जो Ryzen 7000 सीरीज़ के जो नए वी कैश वाले प्रोसेसर्स होंगे वो किस तरीके से इंटेल को तबाह करके रख देंगे। दूसरी तरफ हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो इंटेल के ना अगले सीरीज यानी 14 जनरेशन के जो प्रोसेसर है वो कितने मतलब एडवांस तरीके से आएंगे, बिकॉज उनका नोड चेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि इंटेल राइट नाउ इज़ विनिंग। प्राइस
प्राइस के हिसाब से जीत रहे हैं, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से जीत रहे हैं, ओवरऑल प्लेटफॉर्म के हिसाब से जीत रहे हैं, जो AM5 वाले लॉन्जेविटी वाले फैक्टर को कंसिडर ना करे तो इंटेल इज द विनर राइट नाउ। और विनर और भी ज़्यादा बन जाएगा जब है ना जनवरी या फरवरी में इंटेल के i5 जो सस्ते वाले i5 प्रोसेसर लाइक द 13400 वो सारे प्रोसेसर आएंगे। लेट मी नो अगर आपका कोई क्वेश्चन है और भी आपको कंफ्यूजन हो गई है इस वीडियो को देखने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग है ना कमेंट्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन